अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जंगों का आजकल दुनिया में जो सीज़न चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, उसमें तबसरा करते हैं रीसेंट जो ईरान इसराइल वार है उसके ऊपर। तो उसमें जो 12 दिन ये जंग रही, 13 को शुरू हुई, 24 को इसका अख्ताम हुआ, सीज़ फायर हुई। और उम्मीद यही है कि सीज़ फायर कायम रहेगी। उसमें कौन जीता और कौन हारा, विजुअल सामने आना शुरू हो जाएंगे, सेंसरशिप थी, किसका कितना नुकसान हुआ, कौन जीता कौन हारा। मेरे हिसाब से जंग में जो डिसेसिव चीज़ होती है ना, वो ये नहीं होता कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं, अमवात कितनी हुई हैं, डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स कितनी गिरी हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर में, या वैसे इस तरह अर्थक्वेक, सुनामी या इस तरह के जो डिज़ास्टर्स होते हैं, किसी भी जंग से ज़्यादा वो लपेट जाते हैं ना, नुकसान डिस्ट्रक्शन बहुत होती है, उसके बाद कैजुअलिटीज़ भी बहुत होती हैं। तो इसलिए जंग में, अगर अभी इस रिसेंट जंग में इसराइल के मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि 30 से 50 लोग जो मरे हैं और 2000 से कुछ जख्मी हुए हैं। इसी तरह ईरान में कुछ 650 से लेकर 900 तक का नंबर है कि जो शहादतें हुई हैं, और तकरीबन 3000 लोग जख्मी हुए हैं। कहीं पे 7000 जख्मी होने की है, और बिल्डिंग्स गिरी हैं, डिस्ट्रक्शंस हुई हैं। तो वो 1000 बंदा आपकी पॉपुलेशन है अगर 10-20 करोड़, तो उसमें से 500, 200, 400, तो वो डिसेसिव नहीं होता। तो देखा जाए अगर ये सिचुएशन में लॉसेस कौन सी साइड पे कितने हुए, तो मेरे हिसाब से वो इरेलीवेंट है। देखना ये होगा कि जंग से पहले रेपुटेशन क्या थी दोनों मुल्कों की, जंग के बाद क्या है। जंग के पहले दोनों मुल्कों के बारे में परसेप्शन क्या थी, उनके प्लस पॉइंट क्या थे, और जंग में वो कितने एक्सपोज हुए हैं, और उसके बाद क्या हुआ है, और उसके बाद की दुनिया कैसे देखी जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीधा सीधा ईरान मेरे हिसाब से उसको अपर हैंड रहा है, जीत गया है। वो जो कहते हैं ना हमारे अयाजे गोरी, इधर भी अयाजे सजील। मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान की यानी जंग शुरू होने से पहले परसेप्शन ये थी कि इसराइल, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार है, और वहाँ पे भाई चिड़िया पर नहीं मार सकती, बहुत कमाल। और एक चीज़ उनको आज तक जो प्लस पॉइंट था, वो कहीं पे भी अटैक करते थे, जो नेबरिंग कंट्री सब जगह पे उदम मचा के रखा हुआ था, उनमें यह था कि काउंटर अटैक उनके ऊपर नहीं होता था। जो छोटा मोटा होता था उसको वो वहीं पे डिफ्यूज़ कर देते थे। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि वो उसको डिफेंड कर लेता था। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ थी एयर, उनकी जो क्या कहते हैं, जो फ़ज़ाइया है, वो बहुत बड़ी कमाल की थी। तो उसमें फ़ज़ाइया ने तो उनका बहुत अच्छा किरदार अदा किया, उन्होंने सही कुट लगाई है और अपनी मर्ज़ी के टारगेट्स हिट किए हैं। लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम तो मतलब बढ़ गया है। और वहाँ पे अगर देखा जाए ईरान का, तो ईरान का ये था, फ़ज़ाइया तो इनके बारे में पहले ही था कि जिस तरह है ही नहीं, और वो इसी पूरे मंजरनामे में कहीं थी ही नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम ना होने के बराबर था। इनकी सारी चीज़ें थी दो चीज़ों के ऊपर इसराइल की, सॉरी ईरान की। एक जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो ग्रुप्स हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में, जिनको ईरान स्पॉन्सर करता रहा है, और जिसको जीसीसी कंट्रीज़ में भी यही मसला था इन लोगों को कि भाई क्यों करते हो, गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ आपने प्रॉक्सीज़ या ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनको सपोर्ट करते हो आप। एक वो इनकी स्ट्रांग पॉइंट था, और दूसरा इनका था मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो इनकी खुद की बनाई हुई थी, जो इन्होंने मुस्तार नहीं ली कहीं से, अमेरिका से, चाइना से, कोरिया से नहीं, इनकी खुद की टेक्नोलॉजी थी। और ड्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत अच्छा किया, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इन्होंने लोगों को, यानी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है, कमाल कर दिया इन्होंने। यानी इतने प्रसाइज टारगेट इन्होंने हिट किए हैं, इस तरह उन्होंने उनको एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज किया है, और पहली दफ़ा इसराइल को हीट जंग की जो है ना वो महसूस हुई है। समझ आइए कि ये ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए नाकामी या सीखने के जो पॉइंट हैं ईरान के, वो क्या हैं, इनकी जो एजेंसीज़ हैं, जो इनका सर्वेलेंस सिस्टम था, जो इनका जो है ना ये जासूसी का निज़ाम है, या जो काउंटर करते हैं दुश्मन की एजेंसीज़ को, वो तो इनका बिल्कुल फ्लॉप हो गया। पहले हल्ले में ही उन्होंने टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया। जब पहले हल्ले में ये कर दिया, तो इसका मतलब अंदर से भी ड्रोन उन्होंने उड़ाए, और उनसे उन्होंने प्रसाइज हमले किए। एक एक फ्लैट में, एक एक गाड़ी में जहाँ पे कोई बैठा हुआ है सीनियर बंदा, उसको उन्होंने उड़ा दिया। तो आप कहाँ सोए हुए हैं क्या? आपके घर के अंदर
यहाँ पे ये हालात चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कामयाबी ईरान की ये है कि इसराइल अकेला नहीं था, उनकी सपोर्ट पूरी दुनिया कर रही थी। और उन्होंने ऐसा ही हमला नहीं कर दिया था उठे के आज दिल किया चलो यार हमला करते हैं, नहीं, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के तहत वो जो शाह ईरान है उसका बेटा था उसको उन्होंने तैयार किया हुआ था। पैरेलल गवर्नमेंट कौन आएगी, रजीम किस तरह चेंज करना है, पहले आते हुए ये 1 2 3 4 टारगेट्स हैं जो लीडरशिप के हैं, उनको हम हटा देंगे। आर्मी, पॉलिटिकल एंड साइंटिस्ट वगैरह जो लीडरशिप है उसको हम पहले हल्ले में उड़ा देंगे। पैनिक क्रिएट होगा, हम जेलें तोड़ के सियासी कैदियों को निकालेंगे, जो शाह ईरान है उसका बेटा उसको लेके आ जाएंगे, रजीम चेंज कर देंगे। वो सारी उनकी प्लानिंग थी। तो नहीं हुआ, 12 दिन को उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। उन्हें यह था कि हमारे ऊपर अटैक होने से पहले पहले हम काम चुक देंगे, जिस तरह इराक में हुआ था। इराक में लोग यही कह रहे थे सदाम ये कर देगा, सदाम वो कर देगा, ये कर देगा, बट क्या हुआ? मतलब कुछ उसने हरकत भी नहीं की। यहाँ पे इन्होंने एक अग्रेसर है, उसने आपके ऊपर अटैक किया और उसके टारगेट ये थे कि आपकी गवर्नमेंट ख़त्म कर देगा और ये 1 2 3 4, और उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। ये है कामयाबी ईरान की और उनकी है नाकामी। लेकिन सीखने के पॉइंट ये है कि आपकी इंटेलिजेंस आपकी बुरे तरीके से फेल हुई है। आपके अंदर कितने तक गद्दार छुपे हुए थे, कितना दूसरे दुश्मन की एजेंसियों ने पेनिट्रेट किया हुआ था, आपको कानों कान खबर ही नहीं है उसकी। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम करना होगा। जो प्रॉक्सीज क्रिएट की हुई थी, किसी ने कोई कहीं से कुछ हवा भी नहीं चली भाई, किसी ने कुछ हरकत की हो, तो उसके ऊपर इतना जो सालों तक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स खर्च करते रहे, उसका फ़ायदा तो यहाँ पे है। दूसरे एंड से अगर इसराइल का देखा जाए तो भाई उनकी परसेप्शन पूरे खित्ते में ये थी कि सिक्योर स्टेट है जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी सिक्योरिटी का जो एक इमेज बना हुआ था वो पूरा ख़त्म हो गया कि भाई जब चाहे जहाँ चाहे ईरान उनको हिट कर सकता है और बुरे तरीके से हिट कर सकता है। शुरू में तो उन्होंने पुराने मिसाइल थे, 100 मिसाइल, 150 मिसाइल, टोटल मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ 1000 तक मिसाइल और ड्रोन्स मारे हैं वहाँ पे। लेकिन बाद में मामला यहाँ पे था 100 मिसाइल उसमें शायद 2 हिट हों, 50 मिसाइल शायद उसमें 5 हिट हों। उसके बाद यहाँ तक था कि अगर 30 मिसाइल मार रहे हैं उसमें से 15 हिट हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ तक एक मिसाइल उन्होंने हिट किया, फायर किया, और उसने प्रॉपर जाके हिट किया डॉज करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। सो इसका मतलब है इनके पास ऐसे सेल्फ क्रिएटेड टेक्नोलॉजी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो ऐसी थी जिसको उनका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका। तो जो परसेप्शन, जो रेपुटेशन पहले थी जंग से पहले इसराइल की, वो टोटली ख़त्म। पहले क्या होता था, लोगों के इंटरनल मामलात में दखल देते थे ना। अब इस मामले के बाद जो इसराइल में नेतन्याहू रजीम है उसका जो इंटरनली लोग उसके खिलाफ होंगे, क्योंकि भाई उन्होंने इतना सब कुछ नहीं देखा। वो लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये प्रॉब्लम्स, ये हिटिंग, ये बिल्डिंग गिरना, ये अमवात और ये ज़ख्मी होना, ये आह बुका, और ये सब उन्होंने एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम जब हुआ है ना तब उनको भी पता चलेगा अपनी गवर्नमेंट को, भाई तुम हर जगह पंगा करते थे, ये हमें बता के भाई हमें कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे तो हमारी वाट लगी बड़ी है। तो उनको इंटरनल प्रेशर भी आएंगे। उसको देखना ये है कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, तकरीबन जितने बड़े मुल्क थे वो खुल के उनको सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। और दूसरा ये हुआ इनको कि जो मुस्लिम्स में वहाबी, शिया, सुन्नी, ये सब जो डिफरेंसेस थे वो तकरीबन इस जंग में ख़त्म होते नज़र आए, गवर्नमेंट्स लेवल पे भी, लेकिन स्पेशली जो पर्सनल या पब्लिक लेवल पे एक सेंस ऑफ यूनिटी नज़र आया है पहली दफ़ा अमॉन्ग द मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि एक विन विन सिचुएशन है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। उसमें ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट हो जाना चाहिए कि हम बस यूनाइट होकर दुनिया को तबाह कर देंगे, हम दुनिया पे अपना परचम लहरा देंगे, ये वो ऐसा नहीं होता। बट ये है कि अपने अंदर जो डिफरेंसेस थे, आपस में जो लड़ना और ये वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है, एक अमन कायम करने के लिए। और गोइंग फारवर्ड अगर ईरान अपना जिस तरह कह रहे हैं कि एटॉमिक प्रोग्राम उनका ख़त्म हो गया, अगर अमेरिका की बात मान ली जाए कि एटॉमिक प्रोग्राम उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो उनके ऊपर से पाबंदियाँ हट जाएंगी। पाबंदियाँ हट गई तो विद इन नो टाइम ये बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे, अरब ममालिक से भी ज़्यादा तेज़ी से, इनमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ तो फिर भी उनमें विन विन सिचुएशन है कि भाई आपने इतना ज़ोर लगा लिया,
30-30 हज़ार टन के बम मार दिए, फिर भी हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, तो भी विन विन सिचुएशन है। सो कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स, नतीजा जो यही है कि पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन को भी काउंटर किया जाए तो ईरान को अपर हैंड रहा है इस सारी जंग में। ईरान ने हमला नहीं किया था, ये सोचने वाली बात है, हमला इसराइल ने किया था, और जो जो मकासद उन्होंने सामने रखे थे उनमें वो नाकाम हुए हैं। इवन उन्होंने कहा था कि हम एटॉमिक सेटअप को तबाह कर देंगे, उसके लिए भी उन्होंने अंकल साम की मिन्नतें करनी पड़ी हैं कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, तुम ही आओ। तो इसका मतलब है मुकम्मल नाकाम हुए हैं, और यहाँ पे इनको अपर हैंड रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली 2 चीज़ें, बल्कि 3 कर लें। एक, जासूसी का या इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है ईरान को, उसको बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अपने अंदर जो है मंजी थले डांग फेरने की ज़रूरत है। दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम और जो आपकी फ़ज़ाइया है, आजकल के दौर में फ़ज़ाइया का बहुत रोल है, बर्री और बहरी फ़ौजों से ज़्यादा फ़ज़ाइया का रोल है, जो इनके पास कहीं नज़र ही नहीं आई, है ही नहीं, उसके ऊपर इनको काम करना होगा। और तीसरा ये कि 2 बड़ी ताकतें जो ईरान, इसराइल या रशिया है, किसी ना किसी एक को अपने साथ उस तरह मिलाना होगा। चाबहार की जो बंदरगाह है आपने इंडिया को दी हुई है, क्या किया इंडिया ने? कुछ सपोर्ट किया? अगर चाइना ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ होता तो एटलीस्ट ये होता कि वो अपनी टेरिटरी को या अपने जो उन्होंने बजट स्पेंड किया हुआ है उसको डिफेंड करने के लिए तो कुछ करते। कुछ मेरे हाल में 200 या कितने साइंटिस्ट थे रशिया के, उन्होंने खुल के कहा गया यहाँ पे नहीं करना है, हमारे बंदे मरेंगे, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। तो अगर चाइना भी होता तो एटलीस्ट वो तो करते। तो वो प्रायोरिटीज़ उनको सेट करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ये अपर हैंड रहा है ईरान को, और होपफुली कि ये सीज़ फायर होगी, आइंदा ऐसा कोई पंगा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने साबित किया है कि सारे जो इत्तेहाद है उनके अगेंस्ट लोग साथ तब देते हैं जब आप खड़े हों। जब आप खुद ही खड़े नहीं होंगे, जब खुद ही आप लड़ेंगे नहीं, तो दूसरा क्या साथ देगा? तो इन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया है, और उम्मीद यही है कि आइंदा इस तरह का कोई मामला ना हो। लेकिन ठंडे पड़ गए हैं जो वो थे ना कि हम सूडान में जाके मार लें, यमन में जाके मार लें, जॉर्डन में कर दें, लबनान में कर लें, सीरिया में कर लें, इराक में कर लें। 86 और 84 में पाकिस्तान एटॉमिक बम बना रहा था, वहाँ पे जाके हम अटैक कर दें। यानी दुनिया के मम्मे बने हुए हमने बना लिया, दूसरा भाई तुम नहीं बनाना, तुम कौन हो भाई? अमेरिका की तो समझ आती है सुपर पावर है, ये एम मैन जो है ना, तुम कौन है, मैं खाम खा। तो वो जो पंगे हर जगह करते थे, कम अज़ कम ये है कि अब सोचेंगे कि भाई हम किसी के साथ पंगा करेंगे तो हमारे साथ भी ये मामला हो सकते हैं, और उनकी पब्लिक सबसे पहले चिल्लाएगी कि भाई मत करो, मर जाएंगे हम। वो ये अच्छा पॉइंट है दुनिया के अमन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दहशतगर्द यही है। तो उसको जब थोड़ी पड़ी है तो कम अज़ कम आगे वो थोड़ा सा एहतियात करेगा, जिसका फ़ायदा दुनिया को होगा, स्पेशली ये जो नियरिंग कंट्रीज़ हैं जीसीसी के। थैंक्स फॉर वाचिंग।